गुड मॉर्निंग सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरी लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए, हम जेंडर विद्यालय और समाज पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, जो जेंडर विद्यालय और समाज जो आपका पेपर है उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिले, महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहे। तो इसके लिए हमारे संविधान ने भी महिलाओं को कुछ अनुच्छेदों के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके तहत महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी कि देखिए, जो अनुच्छेद 14 है वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को बराबर मानते हुए कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, यानी कि पुरुष हो या महिला हो, उसके साथ हम धर्म, मूल, जाति, वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसरों की समानता। देखिए, लोक नियोजन यानी कि देखिए, जो सार्वजनिक कार्य हैं, सेवा के क्षेत्र हैं, उनमें सभी पुरुष और महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध करता है। देखिए, जो महिलाएं होती है उन पर हम बलपूर्वक किसी को भी उनके ऊपर दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और उनको नहीं हम दबाव से कह सकते हैं कि आप ये कार्य करिए। देखिए, कई बार कई महिलाएं अपने शोषण का शिकार होती रहती है। उसका मुख्य रीजन यही है कि कई व्यक्ति उनके साथ शोषण करते हैं, बलात् श्रम के लिए कहते हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो बलात् श्रम का निषेध करता है। इसके बाद अनुच्छेद 39, देखिए, अनुच्छेद 39 के तहत भारत के प्रत्येक महिला, पुरुष, लड़के और लड़कियां सभी को नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं। उन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हमारी सरकारों द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उन पर महिला और पुरुष सबका समान अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 39 का, इस अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और विधिक सहायता, यानी कि देखिए, पुरुष और महिलाओं को समान न्याय और विधिक सहायता, यानी विधान द्वारा, हमारे भारतीय संविधान द्वारा
विधान द्वारा जो भी न्यायिक व्यवस्थाएं दी गई है वो महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से दी गई है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता। देखिए, महिलाएं चाहती है कि मुझे ये कार्य करना है, तो काम के अनुसार उन महिलाओं को उनकी स्थितियों को देखते हुए वो कार्य प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन देखिए, कई बार ये भी देखा जाता है, मान लीजिए कई महिलाएं डिलीवरी पीरियड में होती है, तो उन पर हम कोई अधिक भार वाला कार्य नहीं दे सकते, तो उनकी दशाओं को, महिलाओं की दशाओं को देखते हुए उनको काम दिया जाता है। और प्रसूति सहायता, देखिए महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा जो हमारी सरकारें हैं, प्रसूति सहायता के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई है और उन योजनाओं के द्वारा महिलाओं को प्रसव काल के दौरान, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद अनेक प्रकार की आर्थिक या राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि में विवेक करते हुए समान निर्वाचन व्यवस्था। देखिए, किसी भी धर्म का, किसी भी मूल, वंश, जाति या धर्म का, महिला हो या पुरुष हो, सबको भारत में निर्वाचन करने यानी मतदान देने की समान अधिकार प्रदान हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिए हुए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 51A, देखिए जो अनुच्छेद 51A है उसमें हमको मूल कर्तव्य मिले हुए हैं और उन मूल कर्तव्यों में जो महिलाएं हैं उनको गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग। देखिए, हमारे देश में कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा, डाकन प्रथा, भूतनी प्रथा, क्या पता महिलाओं के ऊपर ही ऐसी कई प्रकार की प्रथाएं थोपी जाती थी, जैसे पर्दा प्रथा है। तो इन सब यानी कि जिन जिन प्रथाओं के द्वारा महिलाओं का अपमान होता हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना हमारा जो मूल कर्तव्य है वो कहता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो किसी भी महिला का अपमान नहीं करे, उन्हें सम्मान दे, उन्हें जागरूक करे और आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। इसके बाद अनुच्छेद 243D, देखिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D यानी कि जो हमारे देश में संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 73वां और 74वां, उसके तहत जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है उनमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। उसके बाद अभी वर्तमान में 200 यानी कि महिलाओं के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन कर महिलाओं के लिए 50% सीटें निर्धारित की गई है, यानी कुल मिलाकर पुरुष और महिला दोनों को बराबर किया गया है, जिससे राजनीति के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का समान स्तर होगा। और देखिए, पुरुष और महिलाओं का समान स्तर होगा तो पुरुषों के समान ही महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनेगी, उनकी भागीदारी होगी और वो अपना विकास कर पाएगी। तो देखिए, ये हमने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान पढ़े हैं
तो देखिए, हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसी का पार्ट 2, यानी कि भारत में महिलाओं को और कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है, जैसे मान लीजिए हिंसाओं से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, या कई महिलाओं को के साथ दुर्व्यवहार यानी बलात्कार आदि कर दिए जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, तो उनसे संबंधित कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।